नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 तारीख लास्ट डेट है, तो आप लोग अपना फॉर्म भी फिल कर लीजिए। जिन लोगों ने भी फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो अपना फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि बाद में सर्वर वगैरह की भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो आज आपकी 15 हो गई है, 2-3 दिन ही बचे हुए हैं आपके, तो आप लोग ध्यान से फॉर्म ज़रूर फिल कर लेना। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। ठीक है, वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना सिलेबस इसका कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आपके एमसीक्यूज की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वो लोग भी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग आराम से इसकी क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि सारी क्लासेस यूट्यूब पे ही हैं और फ्री हैं, कोई भी पेड क्लास या कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आज हम लोग जो क्लास 7 करने वाले हैं, जिससे कि हम लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की 6 क्लासेज हो चुकी, जिसमें हम लोग का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इसमें मैंने कुछ पॉइंट हैं जो हॉस्टल वार्डन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपसे आप पूछ भी सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि अगर आपसे पूछ लिया तो आपको वो चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले है हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन इंडिया, मतलब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भारत में किस प्रकार। तो ये एक प्रकार की पॉलिसी है जो जैसे रैगिंग वगैरह होती है स्कूल में, कॉलेजेस में, या फिर बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं तो उनमें काफ़ी ये चीज़ें देखी जाती हैं सीनियर जूनियर को लेके कि बच्चे एक दूसरे की रैगिंग करती हैं। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है। इसमें क्या है हम लोग पढ़ते हैं, रैगिंग का कोई भी कृत्य चाहे बड़ा हो या छोटा अनदेखा नहीं किया जाएगा। आपको पता है बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती हैं, अब तो काफ़ी रैगिंग पे काम हो रहा है, बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे संस्थान से ऐसी चीज़ें आती हैं कि रैगिंग की वजह से कोई बच्चे गलत कदम उठा सकते हैं या फिर कुछ भी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई गई है, जिसको हर स्कूल, हर कॉलेज या फिर जो भी हॉस्टल्स वगैरह हैं सब में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कोई भी रैगर मतलब जो रैगिंग करता है, पुरुष या महिला, छात्र या गैर छात्र, बख्शा नहीं जाएगा। इसमें बताया गया है कि कोई भी लोग हैं, चाहे वो महिला है, पुरुष है, या फिर आप कह सकते हैं कि टीचर्स हैं या फिर हॉस्टल वार्डन हैं, अगर ऐसी सब चीज़ों में पाए गए, रैगिंग करते हुए पाए गए, तो उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। रैगिंग के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने वाले किसी भी संस्थान को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर रैगिंग जैसा कोई मामला आता है कि वहाँ पे देखा जा रहा है कि रैगिंग जैसे चीज़ें हो रही हैं, आपने देखा होगा कि जो कॉलेज वगैरह में लिखा भी होता है, नो रैगिंग के टैग लगे होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से लगे होते हैं, उसमें लिखा है कि अगर ऐसे संस्थान जो इसमें विफल रहते हैं तो उनको संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके मतलब कॉलेज या जो भी चीज़ वो चला रहे स्कूल्स हो गए, उनको बंद भी किया जा सकता है रैगिंग अगर पाई गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2009 के अपने फैसले में रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आदेश दिया। ठीक है, तो ये आदेश कब दिया गया? 8 मई 2009 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया ये जो आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ठीक है, इनमें अन्य बातों के साथ साथ एक टोल फ्री एंटी रैगिंग हेल्पलाइन कॉल सेंटर, संस्थानों, छात्रों का डेटाबेस स्थापित करना और एक स्वतंत्र गैर सरकारी को शामिल करना भी शामिल था। ठीक है, निगरानी एजेंसी के रूप में, मतलब इसके ऊपर काफ़ी एजेंसियां भी लगाई गई कि जो इस पर वर्क करेंगी, ये सब चीज़ों को देखेंगी, कहीं पे ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही। टोल फ्री नंबर आपके चलाए गए, इसके बाद जैसे कॉल सेंटर भी इसको लेके काफ़ी चलाए गए। देश के विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को इसके सभी रूपों में खत्म करने की, इसकी घटना को रोकने और रैगिंग में शामिल होने वालों को दंडित करने के लिए नियामक प्रावधान और उचित कानून लागू किए गए। ठीक है, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, किसी भी प्रकार से कोई भी शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे रैगिंग को किसी भी प्रकार, मतलब आप छोटी बड़ी किसी प्रकार की रैगिंग नहीं कर सकते हैं, उसकी रोकथाम के लिए ये सारे कानून लगाए गए। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं भारत में एंटी रैगिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एंटी रैगिंग मॉनिटरिंग कमेटी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के उपायों की निगरानी के लिए एंटी रैगिंग कमेटी का गठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने किया। मतलब जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा ये सब कार्य किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको आप बोलते हैं यूजीसी, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार यूजीसी ने देश में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए निम्नलिखित नियामक ढांचा तंत्र की स्थापना की। ठीक है, तो यूजीसी जो आपकी है यहाँ पे यूजीसी एंटी रैगिंग सेल, ठीक, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। तो जो आपकी ये यूजीसी एंटी रैगिंग सेल है, इसने एक ढांचा पूरा तैयार किया, ठीक, मतलब यूजीसी के द्वारा एंटी रैगिंग सेल का एक निर्माण किया गया। यूजीसी के भीतर एंटी रैगिंग सेल सूचना के संग्रह, निगरानी के लिए सचिवीय सहायता प्रदान करने और एंटी रैगिंग उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय निगरानी सेल और विश्वविद्यालय स्तरीय समितियों के साथ समन्वय करने के लिए एक निर्देशात्मक तंत्र है। ठीक है, सेल निगरानी एजेंसी के साथ भी समन्वय करता है, मतलब सेंट्रल लेवल पे और आपके स्टेट लेवल पे ये सब एक कह सकते हैं कि ये निगरानी का तंत्र बनाया गया जिससे कि रैगिंग को रोका जा सके। ठीक है, तो आपसे जैसे क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, किस प्रकार से पूछेगा कि यूजीसी के द्वारा रैगिंग के लिए क्या बनाया गया है, तो ऑप्शन हो सकते हैं जैसे एंटी रैगिंग है, और भी ऑप्शंस में आप दे सकते हैं। तो जैसे आप इससे अगर गो थ्रू हो जाएंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है एक और टर्म इंटर काउंसलिंग यूजीसी कमेटी। ठीक है, इंटर काउंसलिंग कमेटी किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा। यूजीसी ने एक इंटर काउंसलिंग कमेटी का गठन किया है जिसमें विभिन्न परिषदों और निगरानी एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग संस्थान के लोग उसमें शामिल किए गए हैं रैगिंग को रोकने के लिए। उच्च शिक्षा में ऐसे निकाय देश भर के संस्थानों में रैगिंग विरोधी उपायों का समन्वय और निगरानी करते हैं और समय समय पर सिफारिशें करते हैं। मतलब इंटर काउंसिल कमेटी यूजीसी के द्वारा बनाई गई है जो इन सब चीज़ों पे निगरानी रखता है, और कोई इस प्रकार से चीज़ अगर सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी करता है। ठीक है, इसके बाद है आपकी द नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन। अब ये हेल्पलाइन एक अलग से इसके लिए बनाई गई है रैगिंग की रोकथाम के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन 24x7 टोल फ्री नंबर, ये टोल फ्री नंबर है आपका। ठीक है, 1800 180 5522 रैगिंग अनुपालन पंजीकरण सहित अन्य से संबंधित प्रश्नों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे आप रैगिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कोई शिकायत है उसको भी दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है निगरानी एजेंसी। तो सेंटर ऑफ यूथ देश में राष्ट्रीय रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से निगरानी एजेंसी है। मतलब 1 अप्रैल आपका यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 को ये एक निगरानी एजेंसी बनाई गई। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 कौन सी एजेंसी बनाएगी, आपकी निगरानी एजेंसी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखने, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। निगरानी एजेंसी इस दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रीय 24x7 एंटी रैगिंग हेल्पलाइन की स्थापना, मतलब 24 घंटे ये और पूरे 7 दिन ये वर्क करती है। ठीक है, तो आप इस पर कॉल करके आराम से कोई भी चीज़ है, मतलब टीचर हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, या बच्चे भी इस नंबर पे कॉल करके इनको बता सकते हैं, तो इस पर तुरंत एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मतलब जैसे हॉस्टल वार्डन में या यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में बच्चे रहते हैं तो उनके लिए भी कुछ इस प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कह सकते हैं आचार संहिता के कुछ नियम बनाए गए हैं कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी सब चीज़ें पाएगी तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है 30A। ठीक,
आचार संहिता नियमों का एक समूह है जो संस्थान का संगठन द्वारा स्थापित मानदंडों, नियमों और जिम्मेदारियों या उचित अभ्यास को रेखांकित करता है। ठीक है, वे नियमों और मानदंडों का एक समूह है जिनका पालन छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक छात्र को करना होगा। मतलब ये कुछ नियम और कानून है, मानदंड हैं, इनका आपको पालन करना होगा। कि आप उनका पालन नहीं करते हैं तो दंड का भी प्रावधान रखा गया है इसमें। ठीक है, कह सकते हैं कि आप जो आपकी वैल्यू एजुकेशन है, मोरल चीज़ें हैं, कह सकते हैं ये सब इसके अंदर आएंगी, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। आचार संहिता में कुछ इस प्रकार है, सभी निवासियों को राष्ट्रीय ख्याति के एक प्रतिष्ठित संस्थान के छात्रों को अपेक्षित व्यवहार के मानकों को बनाए रखना आवश्यक है। मतलब जो कुछ मानक बनाए गए, कुछ कह सकते हैं क्राइटेरिया बनाए गए कि आप किस प्रकार से बिहेव करेंगे हॉस्टल में रहने पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चे से आपकी लड़ाई होगी तो मार कूट या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों में हो जाती हैं, तो उस प्रकार की चीज़ें आप नहीं कर सकते। उनके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कॉलेज परिसर के अंदर और बाहर हर किसी के साथ विनम्र और निष्पक्ष व्यवहार करें। तो समझ में आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट का यही मतलब है, विनम्र और निष्पक्ष व्यवहार की आपसे आकांक्षा की जाती है। ठीक है, सभी निवासियों को क्रमशः कॉलेज और छात्रावास प्रशासन द्वारा जारी अपना वैध कॉलेज पहचान पत्र और छात्रावास पहचान पत्र अपने साथ रखना आवश्यक है। ठीक है, अब हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए एक कार्ड इशू किया जाता है जब आप एडमिशन लेते हैं उसी दौरान। ठीक है, पहचान पत्र उस जैसे कभी हो सकता है, पहले तो हॉस्टल जैसे आप रह रहे हैं तो जो हॉस्टल वार्डन होते हैं जो ड्यूटी पे रहते हैं वो लोग आपको जान भी जाते हैं कि कौन बच्चा हॉस्टल का है कौन नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे शुरू में होता है कि वह आपका कार्ड वगैरह चेक करते हैं तब आपको हॉस्टल में एंट्री मिलती है। ठीक है, जिससे कि कोई अराजक तत्व हॉस्टल में जाके कुछ भी मनमानी ना कर सके। ठीक, छात्रावास के कमरों, सामान क्षेत्रों और परिसर को साफ और स्वच्छ रखा जाना चाहिए। नोटिस दीवारों पर नहीं चिपकाया जाएगा और दीवारों पर कुछ लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, ये सब आपके इसमें आते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप दीवार पे बना रहे हैं कुछ चिपका दिया है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसी हैं रोड पे कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसा आप हॉस्टल्स वगैरह या कॉलेज में नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक छात्र को उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कमरे आवंटित किए जाते हैं। उसे अपने कमरे, छात्रावास, उसके वातावरण के रखरखाव का ध्यान रखना होगा। तो छात्रावास में जो भी बच्चे हैं उनको जो भी कमरे अलॉट किए जाते हैं उन सबकी जिम्मेदारी, मतलब क्योंकि वो उस टाइम पे वहाँ पर रह रहे होते हैं तो सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, जो भी बच्चे रह रहे होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यदि कुछ भी पाया जाता है तो वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, छात्र के साथ उसका साथी भी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। मतलब जैसे एक मान लो रूम है उसमें 3 बच्चे रह रहे हैं, अगर उस कमरे में कुछ भी चीज़ नुकसान होती है तो क्या होगा कि तीनों बच्चे जिम्मेदार होंगे, तीनों से फाइन पड़ेगा या जो भी दंड दिया जाएगा तो तीनों को ही दिया जाएगा। ठीक है, छात्रों को छात्रावास परिसर में कमरों, गलियारों, शौचालयों या अन्य क्षेत्रों में किए जाने वाले किसी भी लंबित रखरखाव कार्य जैसे सिविल का हो गया, बढ़ईगिरी हो गई, विद्युत का हो गया, स्वच्छता आदि को वार्ड बॉय, हॉस्टल अटेंडेंट के ध्यान में लाना चाहिए। मतलब अगर जैसे कि शौचालय में, कमरों में या फिर जो कह सकते हैं कि परिसर जहाँ पे रहते हैं, मतलब गलियारा वगैरह या फिर जो कह सकते हैं कि आंगन वगैरह होता है, उनमें कुछ भी चीज़ें नुकसान की होती हैं जैसे सिविल से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, विद्युत से रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड, तो आपको वार्ड बॉय या हॉस्टल अटेंडेंट को तुरंत बताना चाहिए जिससे कि वो उस चीज़ को सही करवा सकें। ठीक है, इसके छात्रों को रखरखाव कार्य करने में सहयोग करना चाहिए और जब छात्रावास प्रशासन को ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए कमरों की आवश्यकता हो तो अपने कमरे पूरी तरह से खाली कर देना चाहिए। अब मान लो कि जैसे सिविल का है, बढ़ईगिरी का, विद्युत, स्वच्छता, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है कमरों में अगर सही की जानी है तो छात्रावास को कमरे खाली करने की भी आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि पूरा कमरा खाली करना है, ज़्यादा ही कुछ खराब हो गया हो, नहीं तो कुछ टाइम के लिए आप लोगों को बाहर कर दिया जाता है और मतलब तुरंत ही चीज़ें सही करवा दी जाती हैं। ठीक है, ऐसे अवसरों पे छात्रावास प्रशासन वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अगर कुछ ऐसी गंभीर समस्या है कि पूरा कमरा ही खाली करना है तो हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो बच्चे हैं उनको कहीं पे आवास के लिए, रुकने के लिए रूम या कुछ भी अलॉट करवाएं। ठीक है, यदि कमरा कब्जे में होने पर कोई रखरखाव कार्य किया जाना है तो यह रहने वाले छात्र
रहने वाले छात्रों की जिम्मेदारी है कि वे रखरखाव कार्य के लिए कमरा उपलब्ध कराएं। ठीक है, अगर कुछ रखरखाव की चीज़ें या कोई भी चीज़ करवानी है तो ये छात्रों की जिम्मेदारी है कि उस सबका ध्यान रखें। छात्रों को अपने कमरे में अनाधिकृत अवैध फिल्में नहीं रखनी चाहिए। किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। छात्रों को अपने कमरे में कोई भी उल्टी सीधे मूवीज़ या पुस्तकें कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग गलत माना जाता है, उस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, कमरे में रहने के दौरान कमरे में संपत्ति को होने वाली किसी भी नुकसान के लिए वहां का निवासी जिम्मेदार है, और यदि कोई नुकसान होता है तो उसे अपने खर्च पर उसे बदलना, मरम्मत करना होगा। छात्रावास की संपत्ति की क्षति या हानि के मामले में लागत ऐसी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार छात्रों यदि पहचान की जाती है या विंग छात्रावास के सभी छात्रों से वसूल की जाएगी, जैसा कि अधीक्षक और सहायक अधीक्षक की रिपोर्ट पर तय किया जाएगा। अब अधीक्षक और सहायक अधीक्षक हॉस्टल वार्डन या फिर हॉस्टल से रिलेटेड जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने जैसे कुछ बताया कि इस बच्चे ने या फिर इस हॉस्टल में जैसे पूरा एक विंग होता है, कह सकते हैं जैसे आपने सुना होगा सेक्टर होता है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, इस प्रकार से हॉस्टल्स में विंग होते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ खराब होती है और किसी को कुछ पता नहीं लग पाता है तो फिर जितने भी बच्चे उसमें रह रहे होंगे सबसे ही फाइन या जो भी प्रावधान रहेगा वो सबसे ही लगाया जाएगा। ठीक है, निवासी किसी भी फर्नीचर को उसके उचित आवंटित स्थान से नहीं हटाएगा और उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि किसी कमरे में हॉस्टल से संबंधित उपरोक्त के अलावा कोई अतिरिक्त सामान है तो कमरे के रहने वाले उन्हें वार्ड बॉय या हॉस्टल अटेंडेंट को सौंपना होगा। कुछ अतिरिक्त सामान आपको मिलता है तो आप वार्ड बॉय को सौंप सकते हैं। ऐसा न करने पर उसके नियम के अनुसार दंड का प्रावधान रखा गया है, जैसे आपको से फाइन पड़ सकता है या फिर कुछ भी दंड हो सकता है। छात्रावास प्राधिकरण निवासी किसी अन्य कमरे या सामान क्षेत्र से कोई भी फिटिंग हटाकर उसे कमरे में नहीं लगवाएगा। मतलब आपको जो चीज़ें दी गई उन्हीं को यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे के कमरे से कोई चीज़ सामान उठा के आपने अपने कमरे में शिफ्ट कर लिया है या रख लिया है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी। इसके बारे में हम लोगों ने जब आरटी पढ़ा था उसमें डिटेल में पढ़ाया गया था। एसएमसी क्या होती है, जो पेरेंट्स और टीचर मीटिंग होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आरटी में आता है कौन से सेक्शन में, 21 सेक्शन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, धारा 21 में। इसमें पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग्स होती हैं, उन पे बच्चों से रिलेटेड जो सेफ्टी और सुरक्षा का प्रावधान है उन सबसे रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछी बताई जाती हैं, उनसे सुझाव लिया जाता है, उनके फीडबैक लिए जाते हैं और उन पर निगरानी रखने को भी बोला जाता है कि अगर कोई भी चीज़ होती है जैसे चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, ठीक है, कोई जैसे जो आप लोगों ने एक्ट और पढ़े, आरटी है, क्रिमिनल एक्ट है, इसके अलावा जो भी एक्ट पढ़े हैं एनसीपीसीआर वगैरह, इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं तो इसमें मीटिंग में डिस्कस की जाएंगी और जो भी सुझाव निकलता है उसको आपको वैसे ही फॉलो करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ निकलती है जैसे आपको उस पर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले जो ब्लॉक में शिक्षा का अधिकारी होता है उसको आप संपर्क करेंगे। अगर उनसे चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट में जो शिक्षा का अधिकारी होता है उससे संपर्क करेंगे। उससे भी सॉल्व नहीं हो रही हैं तो आप जो जिला मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं उनसे संपर्क करेंगे। उनसे भी नहीं होता है फिर जो आपने एक एक्ट पढ़ा था एनसीपीसीआर, जो क्या करता है जितने भी एक्ट हैं बच्चों से रिलेटेड उन सब पे निगरानी रखता है कि उनसे अगर कोई मामला आया है तो उसको टाइम टू टाइम सॉल्व किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो उससे फिर आप उस कमीशन या आयोग से संपर्क कर सकते हैं जो स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पे होते हैं। ठीक है, तो एसएमसी में यही सारी सब चीज़ें हैं, ये हम लोग आरटी में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद है कि चिल्ड्रन वार्डन रेशियो। छात्रावास को 1 से 50 बच्चे वार्डन अनुपात सुनिश्चित करना होगा, यानी 50 बच्चों के लिए एक हॉस्टल इंचार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब 50 बच्चों पे एक हॉस्टल इंचार्ज होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कहीं पे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता हो, लेकिन ये रखा गया है कि इतने तो होने चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी ऑफ हॉस्टल, इसका क्या काम होता है, प्रत्येक आवासीय शैक्षणिक संस्थान को हर साल प्रवेश के 1 महीने के भीतर एक प्रबंधन समिति का गठन करना होता है। जब भी हॉस्टल की प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब जब आपके एडमिशन होते हैं, बच्चों को हॉस्टल दिए जाते हैं, तब से ये प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है 1 महीने के अंदर अंदर, और वो सारी चीज़ों पे ध्यान देगी। प्रबंधन समिति में 50% छात्र और 25% प्रबंधन के प्रतिनिधि और 25
50% शिक्षकों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो इसमें किस प्रकार से कि 50% इसमें छात्रों में, जैसे मान लो कि सीनियर बच्चे हैं उनको भी इस समिति में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल के अंदर की चीजें या बातें कुछ हो रहा है तो वो लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल के मामले में प्रबंधन और शिक्षकों की प्रतिनिधियों में 50% महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो 50% महिलाएं होनी चाहिए। जिन शिक्षण संस्थानों में अभिभावक शिक्षक संघ जिसको पीटीए का गठन नहीं हुआ है, जो आपकी एसएमसी होती है, उसमें क्या होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह होती है, उसमें अगर ऐसा कोई गठन नहीं है तो वहाँ अभिभावकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए। तो तुरंत वहाँ पे एक पीटीए की समिति गठित की जानी चाहिए, ठीक है। प्रबंध समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। प्रत्येक वर्ष छात्रों की बारी बारी से प्रतिनिधित्व देकर एक नए प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। मान लो 1 साल के लिए आपका जैसे पीरियड होता है तो उस साल तक एक समिति रहेगी। फिर क्योंकि जैसे सीनियर क्लास के बच्चे भी उसमें होते हैं तो वो तो पास आउट करके निकल जाएंगे, तो दूसरी साल में दूसरी समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष कम से कम 2/3 बच्चों के प्रतिनिधियों के स्थान पर नए सदस्य को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो ये मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसमें सारे लोग होते हैं। इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि आपसे पूछ सकते हैं ये हॉस्टल वार्डन में, ठीक है। प्रबंधन समिति की बैठक हर माह आयोजित की जानी चाहिए और बैठकों की कार्रवाई दर्ज की जानी चाहिए, ठीक है। हर माह इसकी मीटिंग होती है, जो भी है सब चीज़ों से बात होती है, सब चीज़ को रिलेटेड। प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य छात्रावास में बच्चों की उनकी भागीदारी के अधिकार के संबंध में सुरक्षित, संरक्षित और विकासात्मक रूप से उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित कराना होगा, ठीक है। तो ये समिति का कह सकते हैं कि उद्देश्य होता है उनको सुरक्षित, संरक्षित और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, ठीक है। छात्रावास के प्रबंधन द्वारा इसकी निगरानी की जानी चाहिए, बच्चों के संबंधित विश्वासों को संरक्षित किया जाए और अनुच्छेद 28(3) भारत के संविधान के साथ किसी भी छात्र को उसकी इच्छा या माता पिता द्वारा लिखित सहमति के परे किसी भी विश्वास का पालन करने या अभ्यास करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 28(3) अनुच्छेद है, जिसमें बच्चों को आप बाध्य नहीं कर सकते कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। बच्चे को जो पढ़ना लिखना है, मतलब किसी भी चीज़ को लेके, तो वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। प्रबंधन समिति तिमाही आधार पर सुरक्षा ऑडिट करेगी। संस्थान का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि ऑडिट के दौरान प्रबंधन समिति द्वारा देखी गई कमियों पर ध्यान दिया जाए। अब जैसे हर प्रत्येक महीना मीटिंग होती है, 3 महीना में ऑडिट होगा, ठीक है। जो भी कमेटी के सीनियर होंगे या फिर कोई बाहर से आके भी कर सकता है, तो ऑडिट करेंगे, जो भी कमियां हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, उनके रिलेटेड सुझाव पूछे जाएंगे, उन पर चेंजेस किए जाएंगे। अब डेली रूटीन क्या होता है हॉस्टल्स में, मतलब खाने पीने को लेकर, वैसे भी 18 वर्ष से कम वर्षों के बच्चों के लिए प्रत्येक छात्रावास से प्रबंधित समिति और बच्चों की समिति के परामर्श से बच्चों के लिए एक दैनिक दिनचर्या विकसित की जाएगी। तो इस जो एक दैनिक दिनचर्या है वो भी प्रबंधन समिति की निगरानी में ही किया जाता है, ठीक है, जिसे छात्रावास परिसर के भीतर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब जगह जगह पे आपके ऐसे चार्ट लगा दिए जाएंगे जिसमें लिखा रहेगा क्या क्या चीजें उसमें प्रमुख हैं। दैनिक दिनचर्या अन्य बातों के अलावा एक विनियमित और अनुशासित जीवन, व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई, शारीरिक व्यायाम, योग, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संगठित मनोरंजन और खेल, नैतिक शिक्षा, समूह गतिविधियां, प्रार्थना और सामुदायिक गायन प्रदान कर सकती है। मतलब एक पूरे दिन का आपका चार्ट लगा होगा, सुबह 5 बजे उठना है, योगा करना है, फिर आपकी दैनिक जो क्रियाकलाप है वो करना है, फिर कितने बजे से आपका ब्रेकफास्ट होगा, ठीक है, कितने बजे आपकी क्लासेस होगी, इस तरह पूरा सुबह से लेकर शाम तक का एक चार्ट रहेगा। उसी प्रकार से सारे लोग काम करेंगे, ठीक है। रविवार और छुट्टियों, राष्ट्रीय छुट्टियों, उत्सव के दिनों, जन्मदिन आदि के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मतलब कोई बच्चे का जन्मदिन है या कुछ है, कुछ जैसे पर्व है, तो उस पर भी विशेष चीजें आयोजित की जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कि न्यूट्रिशन एंड डाइट स्केल, मतलब बच्चे को किस प्रकार से खाने पीने का सिस्टम रखवाना है, ये सब चीज़ें भी छात्रावास में होती हैं, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, हॉस्टल वार्डन की। छात्रावासों द्वारा निम्नलिखित पोषण और आहार पैमाने का पालन किया जाना चाहिए। बच्चों को नाश्ते सहित एक दिन में भोजन उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। मीनू पोषण विशेषज्ञ की सहायता से तैयार किया जाएगा, मतलब जो पोषण विशेषज्ञ हैं उनसे बच्चे के खाने पीने का चार्ट बनाया जाएगा। विजिटिंग डॉक्टर द्वारा मासिक चिकित्सा जांच के दौरान यदि बच्चों में कोई कमी देखी जाती है तो पोषण की कमी पूरा करने के अनुसार मेनू तैयार किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई, मतलब बच्चों की
जो भी न्यूट्रिशन है वो सारे उनको मिले, कोई कमी है तो उसको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, इस प्रकार से सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है। बच्चों को छुट्टियों, त्योहारों, खेल और सांस्कृतिक दिवस और राष्ट्रीय त्योहार के उत्सव पर विशेष भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घरों में भी है, कुछ है त्योहार है, किसी का जन्मदिन है तो स्पेशल खाना बनता है या कुछ चीज़ें, ठीक है, खेल खिलौने। तो इस प्रकार से हॉस्टल में भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। बीमार बच्चों को उनकी आहार संबंधी आवश्यकता पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार विशेष आहार उपलब्ध कराया जाएगा। अगर कोई बच्चा ज़्यादा बीमार है तो डॉक्टर की सलाह से जो भी आहार उसने बताया है वो उनको दिया जाएगा। ठीक है। प्रत्येक बच्चे की आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और जिंक की खुराक की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाएगा। आहार में विभिन्नता मौसमी और क्षेत्रीय विविधता के अनुसार हो सकती है। यह सुझाया गया आहार विभिन्नता नीचे दी गई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा आहार दिया गया कि दालें होनी चाहिए। ठीक है। मांसाहारी दिनों में शाकाहारी अगर हैं तो किस प्रकार से ये पूरा चार्ट आपको दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। वैसे ये इसमें दिया गया है, लेकिन अलग अलग हॉस्टल का अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्योंकि जो आपकी मैनेजमेंट कमेटी है वो अपने अकॉर्डिंग और सारी चीज़ें क्यों वहाँ का जैसा वातावरण है, माहौल है, उसी प्रकार से सारा आपका खाने पीने का मेन्यू बनाया जाता है। ठीक है। मौसमी फल वगैरह हो गए, या फिर कोई बच्चा बीमार है तो उसको अलग से स्पेशल डाइट। तो ये हो गया खाने पीने का। इसके बाद हो गया मेंटल हेल्थ, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में। छात्रावास में वातावरण दुर्व्यवहार से मुक्त हो, जिससे बच्चों को अपनी स्थिति से निपटने और आत्मविश्वास बनाने में मदद मिले। मतलब कोई भी दुर्व्यवहार जैसी चीजें ना देखी जाए, जिससे कि बच्चे की मानसिक स्थिति भी अच्छी रहे। ठीक है। छात्रावास में बच्चों की देखभाल में शामिल सभी व्यक्ति एक सक्षम वातावरण बनाने में भाग लेंगे और आवश्यकता अनुसार परामर्शदाताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है। व्यक्तिगत चिकित्सा एक विशेष प्रकार की और प्रत्येक संस्थान जहां भी आवश्यक हो एक महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के रूप में इसके लिए प्रावधान करेगा। ठीक। यह वांछनीय है कि प्रत्येक संस्थान में बच्चे के लिए विशेष और नियमित व्यक्तिगत चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएं हों, या बाहरी एजेंसी से बाल मार्गदर्शन केंद्र, मनोविज्ञान और मनोरोग विभाग, या समान सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग हो। या तो कोई बाहर से आकर डॉक्टर चेक करे, या बच्चे की कोई मानसिक मतलब बीमारी है, मान लो बच्चा किसी चीज़ को लेकर परेशान है या कुछ भी है, तो इन सब का भी प्रावधान रखा गया है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी बराबर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है। प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और निदान के बिना किसी भी बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा नहीं दी जाएगी। ठीक है। अगर मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो जब तक उसको डॉक्टर, मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य के डॉक्टर हैं, उनको दिखाकर ही आप दवा दे सकते हैं, ऐसी उनको कोई दवा नहीं दी जाएगी। ठीक है। बच्चों को दवाएं केवल प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ द्वारा ही दी जानी चाहिए, छात्रावास के किसी अन्य स्टाफ द्वारा नहीं। ठीक है। मतलब प्रॉपर कह सकते हैं कि आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी इन द सेंस मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, उसके इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है, व्यवहार पे ध्यान देना है। देखो आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ रहे होंगे कि हॉस्टल वार्डन का क्या काम है और किस प्रकार से सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है। प्रत्येक बच्चे के लिए परामर्श प्रदान करें, उसकी व्यवस्था करें और ऐसी सेवाओं की आवश्यकता वाले लोगों के लिए विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप सुनिश्चित करें, जिसमें संस्थान के परिसर के भीतर परामर्श सत्र के लिए अलग अलग कमरे, जहां आवश्यक हो विशेष मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों को रेफर करना शामिल है। ठीक है। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात की गई कि इसमें क्या कैसे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंट एंड ऑडिट, मतलब जो बीच में आपका निरीक्षण होता है, बाहर से आके अधिकारी सब चेक करते हैं, ये सब चीज़ें, ये इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। छात्रावास चलाने वाले संगठन, संस्था, संस्थान के प्रमुख द्वारा छात्रावासों का अलग अलग वार्षिक लेखा रखा जाना चाहिए। मतलब वही आपके रिकॉर्ड हैं। ठीक है। कि कौन कौन सी चीज़ें आनी है, कौन कौन सी चीज़ को स्टॉक में रखना है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी वो देख सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रबंधन द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार वार्षिक खातों का ऑडिट किया जाना चाहिए। ठीक है। मतलब इनकी भी ऑडिट आपकी होनी चाहिए। प्रबंधन को सक्षम प्राधिकारी को मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन के समय ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जब ऑडिट होगी तो जो हॉस्टल वार्डन है उनको वो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सभी कर्मचारी को वेतन सीधे उनके संबंधित खातों में जमा किया जाना चाहिए। और जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेतन उनके अकाउंट में सीधे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब
टेस्ट दे रहे हैं या कुछ भी ऐसे, ठीक है। एक मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिक पूरे ढंग से सारी चीज़ें काम करेंगी, जितनी भी चीज़ें हैं उनका सुचारू रूप से काम चलता रहे, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन खुद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो आप लोगों को अच्छे से जिन लोगों ने सारी क्लासेस करी उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से, और क्वेश्चन भी आपसे इससे ही रिलेटेड पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा फोकस आपको बच्चे पे ही है, मतलब बच्चे की हर चीज़ पे। ऐसा नहीं कि केवल बच्चे को कमरा दे दिया बस आपकी छुट्टी है, काफ़ी जिम्मेदारी का काम है। आप लोग अच्छे से करेंगे भी, जो लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करिए, आपका ज़रूर हो जाएगा। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो लोग फ्री क्लासेस चाहते हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे ही क्लासेस होती हैं आपकी सारी। इसके बाद आपको जो पीडीएफ वगैरह है क्लास की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जैसे क्लास आती है तो पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाया करेगा, तो आप लोग पीडीएफ के लिए प्लीज़ कमेंट ना किया करें, क्योंकि तुरंत तुरंत पीडीएफ नहीं दे सकते हैं, फिर आप लोग क्लास नहीं देखेंगे, और क्लास देखेंगे तो कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। पीडीएफ से तो फिर आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास देखना काफ़ी कंपलसरी है, क्योंकि आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तभी। जैसे क्वेश्चन आता है, मान लो थोड़ा सा अगर घुमा के पूछ लिया, तो आप लोग कम से कम उस चीज़ को समझे हुए होंगे अच्छे से, उसका अच्छा आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखिए, ठीक है। और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सकता है कि आपकी 2-3 दिन में कंप्यूटर की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएँ। तो लर्निंग टुगेदर साथ बने रहिए, ठीक है। हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे अच्छे से, और इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। धन्यवाद।